ये केस बिना किसी सॉल्यूशन के बंद हो सकता था, मगर किसे पता था कि कोई अपनी मौत के बाद भी अपने मुजरिम को सज़ा दिला सकता है। टेरेसीटा बासा का जन्म फिलीपींस में 1929 में हुआ। 1960s में टेरेसीटा यूएस में आ गई म्यूज़िक सीखने के लिए। टेरेसीटा की ज़िंदगी बाकी लोगों की तरह ही आम थी। वो एक बड़ी सिंपल ज़िंदगी जीती थी। वो अकेली रहती थी एक अपार्टमेंट में, और शिकागो के एक हॉस्पिटल में वो एक रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट के तौर पर काम करती थी। 21 फरवरी 1977 को शाम के लगभग 8 बजे टेरेसीटा के अपार्टमेंट में आग लग जाती है और वहाँ पर जल्दी से जल्दी सारे फायर फाइटर्स पहुँचते हैं। और जब फायर फाइटर्स अपार्टमेंट के अंदर घुसते हैं तो जो वो देखते हैं उससे वो हैरान हो जाते हैं। वो वहाँ पर देखते हैं कि एक बेजान लड़की जो कि टेरेसीटा थी वो अपने बेड पर पड़ी हुई है। टेरेसीटा के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और उसकी चेस्ट में एक बड़ा सा चाकू घुसा हुआ था। टेरेसीटा की बॉडी गद्दे के नीचे काफ़ी सारे कपड़ों में लिपटी हुई मिली थी, और उस घर के साथ साथ टेरेसीटा की बॉडी भी बिल्कुल जल चुकी थी। इन्वेस्टिगेटर्स ने ये शक जताया कि मर्डर को छुपाने के लिए इस अपार्टमेंट में आग लगाई गई, जिससे सबको लगे कि यहाँ पर आग लग गई। और जिस अवस्था में टेरेसीटा की बॉडी मिली थी बिना कपड़ों के, उससे शक ये भी जा रहा था कि उसका सेक्सुअल असॉल्ट भी किया गया था। मगर पोस्टमार्टम के बाद पता लगा कि टेरेसीटा का रेप नहीं किया गया था। टेरेसीटा, जिसका कोई भी दुश्मन नहीं था, लोगों के हिसाब से वो काफ़ी अच्छी लड़की थी, उसके साथ ऐसा कौन कर सकता था? आखिर कौन था जिसने टेरेसीटा की इतनी बेरहमी से जान ले ली? जिस हॉस्पिटल में टेरेसीटा काम करती थी, उसी हॉस्पिटल में उसकी एक कोवर्कर रेमी भी काम करती थी। वो 38 साल की थी और एक रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन थी। अब टेरेसीटा को दुनिया से गए हुए 2 हफ्ते हो गए थे, और रेमी हॉस्पिटल में ही बैठकर अपने एक कोवर्कर से टेरेसीटा के बारे में बातें कर रही थी। तभी रेमी का कोवर्कर उसको कहता है कि ये कितनी सैड बात है कि टेरेसीटा का मर्डर हो गया और वो बेचारी बता भी नहीं सकती कि आखिर उसके साथ ऐसा किसने किया, क्योंकि उसकी तो जान ही जा चुकी है। तभी रेमी अपने कोवर्कर को कहती है कि टेरेसीटा उसके ड्रीम में आके उसे सच्चाई बता सकती है, और वो टेरेसीटा की हेल्प हर हालात में करेगी, बस वो उसके सपने में आ जाए और उसे सच्चाई बता दे। उसी दिन कुछ देर बाद रेमी काम करके थक चुकी थी, इसलिए वो लॉकर रूम में रेस्ट करने चली जाती है। मगर अचानक उसे महसूस होता है कि उसके सामने कोई खड़ा हुआ है। वो अपनी आंखें खोलती है और वो देखती है कि उसके सामने और कोई नहीं बल्कि टेरेसीटा खुद खड़ी हुई थी। अब रेमी ने भी वैसा ही रिएक्शन दिया जैसा कोई भी नॉर्मल पर्सन एक मरे हुए व्यक्ति को देख कर देता। टेरेसीटा इस दुनिया में नहीं थी, और उसको इस तरीके से अपनी नज़रों के सामने देखकर रेमी घबरा गई और वो चीखते चिल्लाते लॉकर रूम से बाहर भाग गई। इस हादसे के कुछ दिन बाद रेमी अपने घर पर अपने हस्बैंड होसे के साथ थी। रेमी उस दिन अपने कमरे में सो रही थी, वहीं उसका हस्बैंड बाहर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, और बात करते करते उसने एक नाम लिया, एल। और एल का नाम सुनते ही रेमी, जो कि अभी भी सो रही थी, वो अचानक से चिल्लाने लगती है। होसे उसके पास भाग कर जाता है। रेमी की आंखें बंद होती हैं, मगर फिर भी वो कुछ बड़बड़ा रही होती है, और उसी ट्रांस सिचुएशन में वो बोलती है कि मैं टेरेसीटा बासा हूँ, और वो होसे से मदद मांगती है। होसे उससे पूछता है कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। रेमी, जो उस वक्त तक टेरेसीटा बनकर बात कर रही थी, वो होसे को बताती है कि एक आदमी ने उसकी जान ली है, और जल्द से जल्द ये सब वो पुलिस के सामने रखना चाहती है, जिसमें उसे होसे की मदद चाहिए थी। वो होसे को बोलती है कि तुम उस आदमी के बारे में पुलिस को बता दो। और इसके बाद रेमी को होश आ जाता है, मगर उसे कुछ भी याद नहीं होता कि वो उस सिचुएशन में क्या बड़बड़ा रही थी। होसे रेमी को वो सब कुछ बताता है जो उसने होसे को बताया। उसके बाद ये दोनों कपल यही डिसाइड करते हैं कि हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे और कुछ भी नहीं बताएंगे, क्योंकि ये एक ऐसी बात है जिस पर शायद पुलिस भी ना बिलीव करे और इन दोनों को ही पागल समझे। वो पुलिस के सामने पागल प्रूव नहीं होना चाहते थे कि नींद में एक लड़की की आत्मा आती है और वो अपने किलर के बारे में बता देती है। साथ में उनके पास कोई एविडेंस भी नहीं था, इसलिए उन दोनों ने ये बात यहीं पर ही दबानी ठीक समझी।
मगर इसके कुछ हफ्ते बाद रेमी फिर से ट्रांस में चली जाती है और वो फिर से टेरेसीटा बनकर बात करने लगती है और वो होसे को बोलती है कि तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया है, तुम्हें पुलिस को सब कुछ बता देना चाहिए था। फिर होसे उसे बताता है कि उसके पास कोई सबूत ही नहीं है, वो कौन आदमी है, उसका क्या नाम है, वो पुलिस को क्या ही बताए। और इसके बाद टेरेसीटा अपने किलर का नाम होसे को बता देती है। वो बोलती है कि उस आदमी का नाम है एलन शाउरी। एलन भी उसी हॉस्पिटल में काम करता था जिस हॉस्पिटल में टेरेसीटा काम करती थी। टेरेसीटा की वॉइस में रेमी होसे को आगे की कहानी बताती है। वो बताती है कि जिस दिन उसका मर्डर हुआ उस दिन एलन उसके घर पर टीवी सेट को ठीक करने के लिए आया था। वो होसे को बताती है कि आने के कुछ ही देर बाद एलन ने मेरा असॉल्ट करना शुरू कर दिया। उसने मेरी चेस्ट में चाकू घुसा दिया और उसके बाद मेरे शरीर को जलाने की कोशिश की, जिसमें वो सफल भी रहा। और सीन ऑफ द क्राइम से निकलने के पहले एलन ने वहाँ पर से टेरेसीटा की ज्वेलरी भी चुराई। रेमी के मुंह से निकल रही टेरेसीटा की वॉइस ने होसे को ये भी बताया कि एलन ने चुराई हुई ज्वेलरी को अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दिया है। ये सब बताने के बाद रेमी होश में आ जाती है। होसे रेमी को वो सब कुछ बताता है और इस बार दोनों कपल एश्योर हो जाते हैं और काफ़ी हद तक कन्विंस हो जाते हैं, क्योंकि इतनी बारीक डिटेल्स एक एक चीज़ के बारे में कोई ऐसे ही तो नहीं बता सकता। वो कन्विंस हो जाते हैं कि ज़रूर टेरेसीटा की आत्मा रेमी के अंदर आई और उसने सारी सच्चाई बता दी। और वो दोनों पहुंच जाते हैं पुलिस के पास इस सब का खुलासा करने। शुरुआत में पुलिस को भी ये सब सुनकर थोड़ा हैरानगी हुई, उन्हें ये बात थोड़ी बचकानी लगी, मगर फिर भी वो एलन शाउरी के घर पर पहुंच जाते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने। और जब पुलिस अपने होप्स खो रही थी, उनको एलन से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी, तभी वो एलन की गर्लफ्रेंड के चीज़ों को खंगालना शुरू करते हैं। और बड़ी हैरानी की बात है कि उनको टेरेसीटा की रिंग और पेंडेंट उसकी गर्लफ्रेंड के सामान में से मिलता है। जब ये ज्वेलरी टेरेसीटा के फ्रेंड्स और फैमिली को दिखाई जाती है तो वो कंफर्म कर देते हैं कि ये ज्वेलरी टेरेसीटा की ही है। इसके बाद एलन की गर्लफ्रेंड पुलिस को बताती है कि एलन ने उसे ये ज्वेलरी एज अ गिफ्ट दी थी। इसके बाद पुलिस ये सभी बातें एलन के सामने बता देती है और एलन इस वक्त तक पूरी तरीके से फंस चुका था और वो पुलिस के सामने सारी सच्चाई कबूल कर लेता है। एलन पुलिस को बताता है कि वो और टेरेसीटा सेम ही जगह पर काम करते थे। टेरेसीटा उसकी अक्सर फाइनेंशियली मदद किया करती थी, क्योंकि एलन फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। जैसे कि घर की शॉपिंग हुई या कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई तो उसको ख़रीदने में टेरेसीटा उसकी मदद करती थी। फिर एक दिन टेरेसीटा ने भी उससे मदद मांगी अपने टेलीविज़न सेट को ठीक कराने के लिए, मगर एलन एहसान फरामोश निकला। उसको उसके घर से कुछ चीज़ें चुरानी थी, जिसके लिए उसने ये सारा ड्रामा रचा। अगर तुम्हें किसी के कुछ चुराना ही था तो उसके लिए सामने वाले का मर्डर इतनी बुरी तरीके से करने की ज़रूरत नहीं थी। उसके बाद उसने काफ़ी कोशिश की उस मर्डर को दूसरे तरीके से पुलिस वालों के सामने शो करने की, लाइक उसके कपड़े उतार देना जिससे पुलिस को लगे कि उस पर सेक्सुअल असॉल्ट हुआ है। बाद में घर में आग लगा देना ताकि पुलिस को लगे कि घर में आग लगने की वजह से उसकी मौत हुई है, मगर सच्चाई ज़्यादा देर तक छुप नहीं पाती। इसके तुरंत बाद एलन को अरेस्ट कर लिया गया। इतनी बड़ी कन्फेशन के बाद और इतनी सारी डिटेल्स के बाद भी ये बेशरम एलन कोर्ट में बोलता है कि वो गिल्टी नहीं है टेरेसीटा के मर्डर के लिए। और फिर कुछ समय बाद फिर से एक और ट्रायल होता है जहाँ पर वो गिल्टी प्लीड कर देता है और 23 फरवरी 1979 को उसको 14 साल की जेल होती है। इतने कोल्ड ब्लडेड तरीके से उसने किसी का मर्डर किया और उसके लिए सिर्फ 14 साल की जेल। और फिर 1983 में एलन को पैरोल पर छोड़ भी दिया गया। अब ये केस सॉल्व तो हो गया था, मगर फिर भी काफ़ी क्वेश्चनेबल और मिस्टीरियस चीज़ें इस केस में थी जो कि अभी भी शायद क्लियर नहीं थी। इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता लगी कि रेमी और एलन सेम ही हॉस्पिटल में काम करते थे, मगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं किया करते थे। एलन हमेशा रेमी के काम के बारे में कुछ टोकता रहता था, उसे रेमी के काम करने का तरीका पसंद नहीं था। और
और जब रेमी पहली बार ट्रांस में गई और उसने टेरेसिटा की आवाज़ में बात करी, ये रिपोर्ट्स के हिसाब से माना जाता है कि ये सारी सिचुएशन तब स्टार्ट हुई जब रेमी को जॉब से निकाल दिया गया। उसके कुछ ही समय बाद वो इस तरीके से ट्रांस में जाने लगी और टेरेसिटा की आवाज़ में लोगों को सच्चाई बताने लगी। कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि शायद हॉस्पिटल में ही रेमी ने एरन को अपना जुर्म किसी के सामने कबूलते हुए सुन लिया हो। उसने एलन की सभी बातें सुन ली हो कि कैसे उसने टेरेसिटा का मर्डर कर दिया और उसके बाद उसकी ज्वेलरी चुरा कर अपनी गर्लफ्रेंड को दे दी। मगर रेमी डायरेक्टली पुलिस को ये सब बताने में शायद डर रही हो, क्योंकि उसे एरन से डर लग रहा हो, इसलिए उसने ये सारा खेल रचा हो जिससे डायरेक्टली इल्ज़ाम उस पर ना आए। इस केस के दो पहलू निकल कर आते हैं कि शायद सच में कोई सुपर नेचुरल प्रेजेंस होती है, डेथ के बाद भी एक लाइफ होती है, और टेरेसिटा की आत्मा सच में रेमी के अंदर आई थी अपने मुजरिम को सज़ा दिलाने के लिए। या फिर शायद रेमी ने सब कुछ सुन लिया था और ये सुपर नेचुरल वाला सारा एक ड्रामा क्रिएट किया गया था एरन को जेल में डलवाने के लिए। आप लोगों का इस पूरे केस के बारे में क्या कहना है? क्या लाइफ आफ्टर डेथ होती है? क्या टेरेसिटा की आत्मा ने अपना बदला मरने के बाद लिया, या फिर ऐसा कुछ भी नहीं होता? अपनी राय मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में एक नई क्राइम स्टोरी के साथ। Until then, signing off.